अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल पैथोलॉजी में। जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। पिगमेंटेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्यों पिगमेंटेशन होती है बॉडी में और इसके टाइप्स कितने हैं। तो पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन जो कि है आज हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं कि इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, pathological pigmentation can be defined as, this is defined as a the deposition of inherently colored substances। सब्सटेंसेस का मतलब है यहाँ पर पिगमेंट्स। सब्सटेंसेस किस चीज की तरफ इशारा करता है? पिगमेंट्स। यहाँ पर सब्सटेंसेस से मतलब है पिगमेंट्स। An aberrant location or in excess in locations normally found। पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो डिपोजिशन होती है, जो इनहेरेंटली कलर्ड सब्सटेंसेस या पिगमेंट्स होती है। याद रखिए कि हमारे बॉडी में जो कलर्ड सब्सटेंसेस, जो कलर्ड पिगमेंट्स मौजूद है, तो ये मोस्टली इनहेरेंटली हमारी बॉडी में अकर होती है, यानी इनहेरेंटली जो पेरेंट्स से इनहेरेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। सो इस किस्म के इनहेरेंट कलर्ड सब्सटेंसेस या पिगमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मेलानिन मौजूद है, जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर देता है। ठीक है ना, मेलानिन हमारे स्किन में मौजूद है। ठीक है, तो ये इनहेरेंट होते हैं, ये पेरेंट से हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह के इनहेरेंट जो पिगमेंट्स है जो एबेरेंट लोकेशन में, अच्छा ये यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एबेरेंट। एबेरेंट का क्या मतलब है? एबेरेंट का मतलब है एबनॉर्मल लोकेशन, यानी हर चीज के लिए हमारी बॉडी में एक जगह मुख्तस होती है कि ये चीज यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है ना। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई पिगमेंट, कोई केमिकल सब्सटेंस अपना जगह छोड़ता है हमारी बॉडी में, जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन होती है, ठीक है ना, जो उसकी नॉर्मल लोकेशन होती है, तो वो जगह छोड़कर जब वो किसी दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है या जमा हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एबेरेंट लोकेशन। अपनी लोकेशन से ये जब डिस्टर्ब हो जाता है, एबनॉर्मल लोकेशन की तरफ जाता है, किसी दूसरे लोकेशन की तरफ जाता है जो उसका ओरिजिनल लोकेशन नहीं होता है, तो इसको कहते हैं एबेरेंट लोकेशन। ठीक है। सो एबेरेंट लोकेशन आपको समझ में आ गया कि एबेरेंट लोकेशन का क्या मतलब है। आर एन एक्सेस एन लोकेशन नॉर्मली फाउंड, या ऐसे लोकेशन में भी जो उसका नॉर्मल लोकेशन होता है, जिस नॉर्मली वो वहां पर मौजूद होता है, अगर ऐसे लोकेशन में भी ये एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद है, ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, तो इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन। सो पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन का क्या मतलब है कि डिपोजिशन पिगमेंट्स या जो कलर्ड सब्सटेंसेस होती है, कलर्ड सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? पिगमेंट्स कहते हैं। द कलर्ड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द कलर्ड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पिगमेंट्स। जो कलर्ड सब्सटेंसेस होती है इसको पिगमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह की पिगमेंट्स की जब डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन हमारे बॉडी में उसका जो नॉर्मल लोकेशन है, जहाँ पर ये नॉर्मली फाउंड होता है, नॉर्मली मौजूद है, तो अगर ये नॉर्मल लोकेशन में या अगर इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है एबेरेंट लोकेशन में भी, यानी किसी भी लोकेशन पर जब पिगमेंट्स की एक्सेसिव डिपोजिशन होती है, पिगमेंट्स ज्यादा मिकदार में जमा हो जाती है, तो इसको कहते हैं पिगमेंटेशन, इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अगेन आई रिपीट द डिफिनीशन। Pathological pigmentation is defined as deposition of inherently colored substances, means pigment, in aberrant location or in excess in location normally found। अच्छा, पिगमेंट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि पिगमेंट्स को हम किस तरह क्लासिफाइड करते हैं। सो याद रखें कि पिगमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, हम इसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पिगमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, और इसको आमतौर पर जो पिगमेंट्स होता है, इसको हम आमतौर पर किस चीज के बेस पर क्लासिफाई करते हैं? ओरिजिन के बेस पर। ठीक है ना, कि ये जो पिगमेंट्स है ये आया बाहर से आया है या ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इस बेस पर हम पिगमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना। और इस बेस पर पिगमेंट्स के या पिगमेंटेशन के दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस पिगमेंटेशन, जब कोई बाहर से पिगमेंट आता है जिसको एक्सोजीनस पिगमेंट कहते हैं।
तो ये जब एक्सोजीनस पिगमेंट आकर अंदर हमारी बॉडी में किसी लोकेशन पर डिपॉजिट हो जाता है तो फिर इसको कहते हैं एक्सोजीनस पिगमेंटेशन इसको कहते हैं। और एक होता है एंडोजीनस पिगमेंटेशन, ये जब हमारे बॉडी के अंदर ही एक पिगमेंट्स प्रोड्यूस होता है और वो उसकी डिपोजिशन होती है तो इसको एंडोजीनस कहते हैं। ये नाम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें तो ये एक्सोजीनस में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक्सो लफ्ज यूज हुआ है। तो एक्सो का क्या मतलब है, आउटसाइड द बॉडी। तो मतलब ये कि एक्सोजीनस का ओरिजिन क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, ये बाहर से, बॉडी के बाहर साइड से आएगा और हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसको एक्सोजीनस पिगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। और उस पिगमेंट्स को फिर एक्सोजीनस पिगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोजीनस है तो आपको नाम से पता चल जाएगा, ये देखो एंडोजीनस में क्या आता है, एंडो लफ्ज आता है। एंडो का क्या मतलब होता है, इनसाइड, यानी इनसाइड द बॉडी। जब कोई ऐसा पिगमेंट्स जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर इतना एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है कि ये फिर इसको जो डिपोजिशन होती है ये बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एंडोजीनियस पिगमेंटेशन, इसको कहते हैं। एक्सोजीनियस जो बॉडी से बाहर से आता है, एंडोजीनियस जो बॉडी के अंदर ही पैदा होता है, तो इसको एंडोजीनियस पिगमेंटेशन कहते हैं। सो ये पिगमेंट्स या पिगमेंटेशन की क्लासिफिकेशन थी और इसकी ये दो टाइप्स थे, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस पिगमेंटेशन। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब चूंकि दो टाइप्स है पिगमेंट्स के या पिगमेंटेशन के, हम दो टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें एक एक्सोजीनस है और दूसरा एंडोजीनस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं एंडोजीनस पिगमेंटेशन की तरफ, एक्सोजीनस पिगमेंटेशन की तरफ। सो एक्सोजीनस पिगमेंटेशन क्या है, एट ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। देखो जो सबसे जरूरी बात है और जो सबसे पहली बात है वो क्या है कि ये ओरिजिनेट होता है बॉडी के बाहर से, आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर से ये ओरिजिनेट होता है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसका जो ओरिजिन है ये आउटसाइड द बॉडी है, बॉडी से बाहर से ये आता है, ठीक है ना। एंटरिंग द बॉडी, अब ये बॉडी के अंदर आता है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि बॉडी के अंदर किस तरह आएगा, थ्रू द स्किन, स्किन के जरिए से आ सकता है, ठीक है ना। जो एक्सोजीनस पिगमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है और ये एक्सेसिव अमाउंट में ये किसी लोकेशन पर डिपॉजिट हो जाता है जो पिगमेंटेशन काज करता है। तो ये आएगा किस तरह हमारे बॉडी के अंदर, तो ये स्किन के थ्रू आता है, ठीक है ना, या लंग्स के थ्रू भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह और कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो लंग्स के थ्रू भी, या इंटेस्टाइन, यानी जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक के थ्रू ये इंटेस्टाइन में आकर इंटेस्टाइन से फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाता है। एंड बीइंग डिपॉजिट एंड मैक्रोफेजेस ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, और जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं स्किन में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में, जो इसके अलावा जो बॉडी में रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर जो लोकेटेड होते हैं, लिम्फ नोड्स लोकेटेड होते हैं, तो उसके मैक्रोफेजेस जो होते हैं उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो एक्सोजीनस पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स है जो बॉडी के बाहर से आते हैं, किस चीज के थ्रू आएंगे, स्किन के थ्रू आता है, लंग्स के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये वहां पर जो मौजूद लिम्फ नोड्स होता है तो उसमें मौजूद मैक्रोफेजेस के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, exogenous pigments originate from outside the body, entering the body through the skin, lungs, or intestines, and being deposited in macrophages of regional lymph nodes. Some of the exogenous pigments undergo modification in the tissues. इसमें कुछ इस तरह के exogenous pigments भी होते हैं जो टिश्यूज के अंदर उसकी मॉडिफिकेशन होती है, चेंजेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मरकरी विच इज कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक सल्फाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्क्यूरियल पिगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, देखो कुछ एक्सोजीनियस पिगमेंट इस तरह है कि जब ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, चेंजेस। तो ये इसमें कुछ चेंजेस आ जाती है, ठीक है ना, टिश्यूज के अंदर इसमें चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मरकरी है, फॉर एग्जांपल मरकरी, तो मरकरी क्या है, विच इज कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी जब हमारे बॉडी में दाखिल हो जाती है बाहर से, मरकरी अब एक्सोजीनियस पिगमेंट्स है, ठीक है ना। जब ये बाहर से आता है हमारे बॉडी में मरकरी, तो बॉडी के अंदर ये मर्क्यूरिक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड में।
ठीक है। और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि है फिर हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है और इससे एक पिगमेंटेशन काज होता है जिसको कहते हैं मर्क्यूरियल पिगमेंटेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने दो बातें की, एक्सोजीनियस पिगमेंट्स की हमने बात की कि ये बॉडी के आउटसाइड से आ जाएगा, बाहर बॉडी से आता है और किस चीज़ के थ्रू आता है, सो ये लंग्स स्किन के थ्रू आ सकता है, ये लंग्स के थ्रू आ सकता है और इंटेस्टाइन के थ्रू ये दाखिल हो सकता है हमारे बॉडी में। और फिर वहाँ पर जो रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स, उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि इसमें कुछ इस तरह के एक्सोजीनियस पिगमेंट्स हैं, जब ये हमारे टिश्यूज में आते हैं, बॉडी टिश्यूज में दाखिल हो जाते हैं, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल क्या है, मरकरी। फॉर एग्जांपल मरकरी जब हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है तो मरकरी कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड में, कन्वर्ट हो जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि फिर एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और इसको कहते हैं मर्क्यूरियल पिगमेंटेशन, इसको कहते हैं मर्क्यूरियल पिगमेंटेशन, ठीक है। क्योंकि मरकरी है तो इसका नाम भी हमने मरकरी से रिलेटेड रखा है, मर्क्यूरियल पिगमेंटेशन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सोजीनियस पिगमेंट्स। अब एक्सोजीनियस की पिगमेंट्स के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर इस तरह की बॉडी से बाहर कोई पिगमेंट आता है, एक्सोजीनियस पिगमेंट आता है हमारे बॉडी में, तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सम एक्सोजीनियस पिगमेंट्स लाइक कार्बन डस्ट causes little or no harm in the tissues। कुछ इस तरह के एक्सोजीनियस पिगमेंट्स है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया है कार्बन डस्ट। फॉर एग्जांपल कार्बन डस्ट जो हमारे बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और ये टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं, टिश्यूज तक। अब ये जो कि या तो कोई नुकसान नहीं देता, इसके कोई नुकसान ही नहीं होता है, नो हार्म, या अगर हार्म होता है तो ये लिटिल हार्म, थोड़ा सा नुकसान ये बॉडी को दे सकता है या टिश्यूज के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। अदर्स लाइक दूसरे एक्सोजीनियस पिगमेंट्स, फॉर एग्जांपल सिलिका, एस्बेस्टस, अब ये केमिकल्स के नाम है, सिलिका हो गया, एस्बेस्टस हो गया या आयरन हो गया, एक्सेसिव आयरन हमारे बॉडी में आ जाता है। इट प्रोड्यूस टिश्यू इंजरी, तो ये हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू इंजरी काज करता है, टिश्यू इंजरी एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। इंजरी के साथ साथ ये कुछ इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी काज करते हैं। एंड हीलिंग बाय फिब्रोसिस, ठीक है। और इसकी हीलिंग का क्या मतलब है, जख्म का ठीक होना, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। तो कुछ इस तरह के इन पर फिब्रोसिस की जरिए से इसकी हीलिंग होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के एक्सोजीनियस पिगमेंट्स है, जो ऐसे एक्सोजीनियस पिगमेंट्स भी है जिसका कोई नुकसान नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए, या अगर होता है तो बहुत लिटिल अमाउंट, बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल इस पहले वाले में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल कार्बन डस्ट हो गया, कार्बन डस्ट। या इस तरह के एक्सोजीनियस पिगमेंट्स भी है, दूसरे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसे एक्सोजीनियस पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका है, फॉर एग्जांपल एस्बेस्टस है एंड आयरन है। तो ये हमारे बॉडी में इंजरी काज कर सकता है, इंजरी, ठीक है ना, इंजरी काज कर सकता है और साथ में इंजरी के साथ साथ इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी काज कर सकते हैं। The general pathological term for such lesion in the lungs due to inhalation of irritant elements is called pneumoconiasis। अब जनरली हम पैथोलॉजी में ऐसे कंडीशन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, एक जनरल पैथोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन के लिए एक जनरल पैथोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम इनहेलेशन के दौरान कुछ इस तरह के इरिटेंट्स आ सकते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल जो हमारे लंग्स में दाखिल हो जाते हैं और जो हमारे बॉडी में इंजरी काज करते हैं। तो इसके लिए हम पैथोलॉजी में एक जनरल टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं न्यूमोकोनियासिस, इसको कहते हैं न्यूमोकोनियासिस। किसे कहते हैं कि जब इस तरह के कुछ इरिटेंट सब्सटेंसेस जो बॉडी को डैमेज करते हैं, इसको इरिटेंट कहते हैं। जब इस तरह के कुछ इरिटेंट सब्सटेंसेस इनहेलेशन के थ्रू
हमारे लंग्स में दाखिल हो जाते हैं और ये सेल इंजरी काज करते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं न्यूमोकोनियासिस, इसको कहते हैं। ठीक है, चलो इस स्लाइड को हम रिपीट करते हैं, आप गौर से सुने। इफेक्ट्स ऑफ एक्सोजीनियस पिगमेंट्स, एक्सोजीनियस पिगमेंट्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सम एक्सोजीनियस पिगमेंट्स लाइक कार्बन डस्ट causes little or no harm in the tissues। ठीक है, others like silica, asbestos and iron produce tissue injury associated with extensive inflammatory reaction and healing by fibrosis। The general pathological term for such lesion in the lungs due to inhalation of irritant elements is called pneumoconiasis। So next slide की तरफ बढ़ते हैं। एंडोजीनियस पिगमेंट्स, अब एक्सोजीनियस की हमने बात की, एंडोजीनियस पिगमेंट्स की तरफ आते हैं कि एंडोजीनियस पिगमेंट्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एंडोजीनियस पिगमेंट्स, ये थोड़ा छोटा सा है, मैं इसको बड़ा करता हूं, कोशिश करता हूं कि बड़ा हो जाए। ठीक है ना, अच्छा, एंडोजीनियस पिगमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अच्छा, एंडोजीनियस पिगमेंट्स है क्या चीज। एंडोजीनियस पिगमेंट्स नाम से पता चल जाता है, एंडोजीनस जो हमारे बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है और ये एक्सेसिव अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इसको कहते हैं एंडोजीनस पिगमेंट्स को कहते हैं। एंडोजीनस पिगमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, इसको हम फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन इन द बॉडी, और ये जो 4 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, ये किस बेस पर, ये सोर्स के बेस पर, ये हमारे बॉडी में कहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में इसकी जो फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है, इस बेस पर हमने इसको फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। सोर्स ऑफ एंडोजीनियस पिगमेंट्स इन द बॉडी एंड द स्पेसिफिक पिगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम ईच सोर्स। अच्छा, सोर्स क्या है, ये सोर्स की तरफ आते हैं, तो ये 4 टाइप्स की तरफ आते हैं और इसके सोर्स पढ़ते हैं। तो एक मेलानोसाइट सेल्स सोर्स हो सकता है, मेलानोसाइट सेल जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, और ये क्या पैदा करता है, मेलानिन। ठीक है, मेलानोसाइट सेल्स, और इसमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। मेलानिन क्या, ये पिगमेंट है। ठीक है ना, दूसरा सोर्स क्या है, एचबी, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, ये सोर्स हो सकता है। और अच्छा, इसकी इसमें कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो हीमोसाइड्रीन है, हीमोसाइड्रीन, हेमाटीन है एंड बिलिरुबिन है। ये 3 पिगमेंट्स जो कि ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। इन तीनों के लिए सोर्स क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से ये प्रोड्यूस होते हैं, हीमोसाइड्रीन, हेमाटीन एंड बिलिरुबिन। अच्छा, तीसरा सोर्स है लिपिड्स, हमारे बॉडी में मौजूद लिपिड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिपोप्यूसिन, फॉर एग्जांपल सिराइड। अब ये 2 पिगमेंट जो कि लिपोप्यूसिन एंड सिराइड, ये लिपिड से रिलेटेड है, इसके लिए सोर्स क्या है, लिपिड से। लिपिड से ये दोनों पिगमेंट्स बन जाते हैं और फिर हमारे बॉडी में इसकी एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज्यादा मिकदार में इसकी डिपोजिशन होती है। अच्छा, 4th नंबर क्या है, हमने तो यहाँ पर कहा था कि इसको हमने 4 टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। तो ये तो 3 टाइप्स हो गए, सोर्सेज हो गए और साथ साथ में पिगमेंट्स भी हो गए। फॉर एग्जांपल मेलानोसाइट सोर्स है, मेलानिन पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन सोर्स है, इससे कौन से पिगमेंट डिराइव हो सकते हैं, हीमोसाइड्रीन, हेमाटीन एंड बिलिरुबिन। लिपिड एक सोर्स है, इससे कौन से पिगमेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 पिगमेंट्स, लिपोप्यूसिन एंड सिराइड। अच्छा, 4th नंबर सोर्स है पोरपायरिन, पोरपायरिन से भी बन जाते हैं कुछ पिगमेंट्स बॉडी के अंदर, और इसका एग्जांपल है पोरपायरिन, इसका पिगमेंट है। ठीक है ना, सो एंडोजीनस पिगमेंट्स में ये 4 टाइप्स है, मेलानोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, लिपिड्स एंड पोरपायरिन, ये असल में इसके सोर्सेज है। और इससे जो जो पिगमेंट्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और जो बाद में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर होता है और जो पिगमेंटेशन काज करता है, तो इसके साथ साथ मैंने एग्जांपल में इसके पिगमेंट्स भी लेके हैं। ठीक है, तो ये एंडोजीनस पिगमेंट्स हो गया। अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड,
Endogenous pigments are further classified into four types based on their source of formation in the body. ये body है, ठीक है ना, body. Source of endogenous pigments in the body and the specific pigments are derived from each source. मेलानोसाइट से एक सोर्स ये हो गया, इसमें मेलानिन इंक्लूडेड है. हीमोग्लोबिन सोर्स है और इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं? हीमोसाइट्रिन, हीमेटिन एंड बिलिरुबिन. लिपिड्स एक सोर्स है और इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स है? लिपोप्यूसिन है, स्टीरॉयड है. पोरपायरिन पिगमेंट्स है और इसमें पोरपायरिन पिगमेंट इंक्लूडेड है. तो ये ऐसे पिगमेंट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसकी डिपोजिशन होती है और इसको कहते हैं एंडोजीनस पिगमेंट्स, इसको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. अब इनमें सबसे पहला पिगमेंट, ठीक है ना, ये जो पहला पिगमेंट है मेलानिन, इसकी तरफ आते हैं. ये पहले हम पढ़ेंगे, इसको हम एक एक को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो पहले हम पढ़ेंगे मेलानिन, हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम मेलानिन से स्टार्ट लेते हैं. आज हम मेलानिन पढ़ेंगे, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दूसरा पिगमेंट पढ़ेंगे. सो मेलानिन की तरफ आते हैं, मेलानिन. चलो स्टार्ट करते हैं मेलानिन को कि ये क्या है, कौन सा पिगमेंट है, ठीक है ना. द पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन. सबसे पहले जो जरूरी बात ये है वो ये है कि मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है. सो दिस पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन. हमारे बॉडी में ये स्किन में प्रोड्यूस होता है बाय मेलानोसाइट सेल्स. कौन से सेल से ये प्रोड्यूस होता है? मेलानोसाइट सेल्स. हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल्स है जिसमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है. तो उस सेल का क्या नाम है? मेलानोसाइट्स नाम है इसका. ये याद रखें स्टूडेंट्स. सबसे पहला सेंटेंस मेलानिन के हवाले से क्या है कि मेलानिन हमारे स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है एक सेल्स में जिसको मेलानोसाइट सेल कहते हैं. लोकेटेड एट द जंक्शन. अच्छा, ये अब मेलानोसाइट सेल्स के बारे में आपको बता रहा है कि मेलानोसाइट सेल्स कहाँ पर लोकेटेड होता है. सो लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन दी, यानी ये जंक्शन पर लोकेटेड है. कौन से जंक्शन पर? बिटवीन दी एपिडर्मस एंड डर्मस. यानी एपिडर्मस, एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान जो जंक्शन है उसमें लोकेटेड होता है. यानी जो मेलानोसाइट सेल्स है ये एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान वाक़या होते हैं. इन दोनों का जो जंक्शन होता है, हमारे स्किन का सबसे अंदरूनी लेयर कौन सा है? सबसे इनरमोस्ट लेयर ये डर्मस है. बाहर वाले लेयर को एपिडर्मस कहते हैं. सो ये जो मेलानोसाइट सेल्स है ये एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान जो जंक्शन होता है इसमें ये लोकेटेड होते हैं मेलानोसाइट सेल्स. और ये मेलानोसाइट सेल्स मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं. The melanocytes have branching processes. अब हम मेलानोसाइट सेल्स के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है ना, कि ये जो मेलानोसाइट सेल्स है ये किस तरह होते हैं. तो इसकी एक तरह की ब्रांचिंग प्रोसेसेस होती है. ब्रांचिंग यानी ब्रांचेस ये प्रोड्यूस करते हैं. थ्रू विच मेलानिन ग्रेन्यूल्स, यानी इसके एक ब्रांचेस होती है. जिस तरह आपने दरख्त के शाखे देखे ना, दरख्त से शाख निकल जाते हैं, एक दरख्त से कई ज्यादा शाखें निकल जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाते हैं. तो इसी तरह ये मेलानोसाइट सेल जो के है इसकी भी एक ब्रांचिंग प्रोसेसेस होती है, इसकी भी ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना. और इन ब्रांचेस के जरिए से क्या होता है? थ्रू विच मेलानिन ग्रेन्यूल्स, इसके जरिए से जो मेलानिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, मेलानिन की जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स, और इसको एक नाम दिया गया है मेलानिन ग्रेन्यूल्स को और इसका नाम है मेलानोसोम्स. मेलानोसोम्स इसको कहते हैं. तो जो ये मेलानोसोम्स है ये जो कि इन ब्रांचेस के जरिए से ट्रांसफर हो जाते हैं टू केराटिनोसाइट्स इन द एपिडर्मस, ठीक है ना, एपिडर्मस की तरफ. ये ऊपर की तरफ जाता है, ये एपिडर्मस की तरफ जाता है. और एपिडर्मस में जो मौजूद इनर टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको केराटिनोसाइट्स कहते हैं. तो ये इस ब्रांचेस के थ्रू, ब्रांचिंग प्रोसेसेस के थ्रू ये डर्मिस को छोड़कर, मेलानोसाइट सेल्स को छोड़कर ये एपिडर्मिस की तरफ जाएगा, एपिडर्मिस की तरफ. और एपिडर्मिस में कहां पर जाएगा? वहां पर भी ये अपनी लिए जगह बनाएगा. तो जगह कहां पर बनाता है? एपिडर्मिस में. वहां मेलानोसाइट सेल्स फिर नहीं होते, वह एक दूसरे टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको केराटिनोसाइट्स कहते हैं और ये केराटिनोसाइट्स की तरफ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है. देखो स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, गौर से सुने
थोड़ा तवज्जो आप लोग दे दे, ठीक है ना। मेलानिन का तो इस पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन किया कि ये मेलानोसाइट सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब मेलानोसाइट सेल्स कहाँ पर होते हैं? ये एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान जो जंक्शन होता है, तो इस जंक्शन में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, मेलानोसाइट सेल्स। अब क्या होता है कि ये जो मेलानोसाइट सेल्स है, मेलानोसाइट सेल्स इसके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिस तरह एक ट्री है, दरख्त है, और इसके कई ज्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, जिस पर पत्ते निकलते हैं या सीड्स निकलते हैं या फल निकलते हैं, तो इसके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मेलानोसाइट सेल्स जो के है ये जंक्शन पर लोकेटेड होता है एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान। अब ये मेलानोसाइट सेल्स इसके ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ब्रांचेस होते हैं। और इस ब्रांचेस के जरिए से क्या होता है कि मेलानोसाइट से मेलानिन प्रोड्यूस होगा और इस ब्रांचेस के थ्रू ये ऊपर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा, ऊपर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और ये मेलानिन जो के है ये यहाँ पर ग्रेन्यूल्स की शक्ल में होता है, जिसको मेलानोसोम्स कहते हैं, मेलानोसोम्स कहते हैं। तो ये मेलानोसोम्स जो के है ये ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा इस ब्रांचेस के थ्रू और एपिडर्मिस की तरफ जाएगा। और एपिडर्मिस में एक दूसरे टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको केराटिनोसाइट सेल्स कहते हैं। इसमें ये अपने लिए जगह बनाएगा, केराटिनोसाइट सेल्स में ये अपने लिए जगह बनाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन इज कॉल्ड मेलानाइजेशन। मेलानाइजेशन इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को मेलानाइजेशन कहते हैं, मेलानिन की फॉर्मेशन को। मेलानोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन की जो फॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं मेलानाइजेशन, इसको कहते हैं, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड, मेलानिन द पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय मेलानोसाइट्स located at the junction between the epidermis and the dermis. The melanocytes have branching processes through which melanin granules, melanosomes, are transferred to keratinocytes and the epidermis. The process of formation of melanin is called melanization, इसको कहते हैं। So next slide की तरफ जाते हैं। The concentration of melanin in tissue determine the color of the tissues. अब मेलानिन जो कि ये ब्राउन या ब्लैक कलर देता है स्किन को। सो मेलानिन की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन, ठीक है ना, टिश्यूज के अंदर, ये जो कि फिर एक खास कलर देता है, टिश्यू को एक खास कलर देता है। यानी टिश्यूज का जो कलर होता है ये डिपेंड करता है मेलानिन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मेलानिन ज्यादा है तो कलर ब्लैक होगा या ब्राउन ब्लैक होगा, ठीक है ना। मेलानिन कम है तो व्हाइट होगा, इस तरह ग्रे कलर में हो सकता है, ठीक है ना। तो जो टिश्यूज का कलर है ये मेलानिन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एंड लो कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन में क्या होता है, मेलानिन अपीयर्स येलो ब्राउन। मेलानिन किस तरह कलर देता है? येलो ब्राउन कलर देता है। अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन कम है तो ये टिश्यूज को किस तरह कलर देता है? फिर येलो ब्राउन। वेयर इज ए लार्ज क्वांटिटीज, और फॉर एग्जांपल अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लार्ज है, ज्यादा है, तो फिर ये किस तरह कलर देगा? ब्लैक कलर देगा। लार्ज क्वांटिटी में मेलानिन जो कि ये फिर ब्लैक कलर देगा। स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। द फंक्शन ऑफ मेलानिन इज लार्जली प्रोटेक्टिव। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों मेलानोसाइट सेल्स है और इसमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है और मेलानिन फिर हमारे टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, इसका फंक्शन क्या है मेलानिन का? अब मेलानिन के बहुत ज्यादा फंक्शंस है, ठीक है ना। इसके कुछ फंक्शन जो के हैं ये इस पर रिसर्च हुआ, ये कंफर्म है कि इसके कुछ जो के हैं अंडर रिसर्च है, इस पर मतलब अभी तक हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना, कि इसका ये फंक्शन है। तो आज तक मेलानिन का जो फंक्शन डिस्कवर हुआ है, तो मेलानिन का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ मेलानिन, मेलानिन का जो फंक्शन है इज लार्जली प्रोटेक्टिव। इसका फंक्शन जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है, यानी ये प्रोटेक्शन खास करता है, बॉडी के लिए ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल मेन, ह्यूमन में, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन या इन मेन अगेंस्ट सनलाइट, यानी सनलाइट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन काज करता है। जो सनलाइट में जो खतरनाक रेडिएशंस है इसके खिलाफ हमारी बॉडी को बचाता है। तो इसका
फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन है। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड, थोड़ा आप तवज्जो से सुनें। The concentration of melanin in tissue determines the color of the tissues, and low concentration melanin appears yellow brown, whereas in large quantities black. The function of melanin is largely protective, for example in men against sunlight. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। मिलेनाइजेशन क्या है इसके बारे में पहले स्लाइड में थोड़ा मैंने आपको इसका जिक्र किया था। मिलेनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिलेनिन इज कॉल्ड मिलेनाइजेशन। ये मिलेनिन की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मिलेनाइजेशन इसको कहते हैं। किस तरह ये मिलेनाइजेशन होता है, ये प्रोसेस किस तरह होता है, यानी मिलेनिन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये थोड़ा हम यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है कि हमारे स्किन में एक सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं मिलेनोब्लास्ट सेल्स, इसको कहते हैं, ठीक है ना। सो मिलेनोब्लास्ट इन द स्किन डिफरेंशिएटेड इनटू, क्या हो जाता है कि ये मिलेनोब्लास्ट सेल जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे टाइप में जिसको मिलेनोसाइट सेल्स कहते हैं। तो ये इससे मिलेनोसाइट सेल बनते हैं। मिलेनोब्लास्ट सेल्स डिफरेंशिएटेड या कन्वर्टेड इनटू मिलेनोसाइट्स विच कंटेन एन एमिनो एसिड टायरोसिन। अब क्या होता है कि इस मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर दिस मिलेनोसाइट सेल्स इट कंटेन्स एन एमिनो एसिड जिसको टायरोसिन कहते हैं। इसके अंदर ये एमिनो एसिड मौजूद होता है। इस मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर टायरोसिन होता है। टायरोसिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जिसको डूपा कहते हैं, डाइऑक्सीफिनाइल एलानिन। इसमें ये ऑक्सीडाइज होता है, यानी टायरोक्सिन डूपा में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टायरोसिन से ये चीज बन जाएगा, डूपा इससे बन जाएगा। अंडर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज। अब टायरोसिन को डूपा में कन्वर्ट करना ये एक एंजाइम का काम है, और वो एंजाइम कौन सा है? टायरोसिनेज। यानी ये टायरोसिनेज एंजाइम जो कि है इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में हिस्सा लेगा। ये टायरोसिनेज एंजाइम जो कि ये टायरोसिन को कन्वर्ट करेगा डूपा में। ये कौन से सेल के अंदर? मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, हमारे स्किन में सेल्स होते हैं जिसको मिलेनोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या होता है कि ये मिलेनोब्लास्ट सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं एक दूसरे टाइप ऑफ सेल में जिसको मिलेनोसाइट्स सेल्स कहते हैं। अब क्या है कि इस सेल्स के अंदर एक एमिनो एसिड पाया जाता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टायरोसिन। फिर क्या होता है कि एक एंजाइम के थ्रू जिसको टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं, इस एंजाइम के थ्रू ये टायरोसिन एमिनो एसिड जो के ये कन्वर्ट हो जाएगा डूपा में, डाइऑक्सीफिनाइल एलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिनेज एंजाइम के थ्रू। अब डूपा क्या करेगा फिर आगे? The 2-dioxyphenyl alanine is changed into melanosomes। यानी इससे मेलानिन की ग्रेन्यूल्स बन जाएगी जिसको मेलानोसोम्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये डूपा जो के है डाइऑक्सीफिनाइल एलानिन ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलानोसोम्स में, यानी मेलानिन की ग्रेन्यूल्स इससे बन जाएगी। मेलानोसोम्स पे क्या होता है? मेलानोसोम्स आर सेंट टू केराटिनोसाइट सेल, जिस तरह पहले स्लाइड में मैंने जिक्र किया था कि अब ये मेलानोसोम जो के है ये केराटिनोसाइट सेल्स की तरफ जाएगा, यानी एपिडर्मिस की तरफ जाएगा और केराटिनोसाइट सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगा मेलानोसोम्स, ठीक है। अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर सेल्स होते हैं जिसको मेलानोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी इससे आगे एक दूसरे सेल्स बन जाते हैं जिसको मेलानोसाइट सेल्स कहते हैं। इस मेलानोसाइट सेल्स में एक एमिनो एसिड होता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। फिर एक एंजाइम के थ्रू जिसको टायरोसिनेज एंजाइम कहते हैं, इस एंजाइम के थ्रू टायरोसिन जो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा डूपा में, यानी डूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डूपा जो कि है ये चेंज हो जाएगा मेलानिन की ग्रेन्यूल्स जिसको मेलानोसोम्स कहते हैं, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेलानोसोम जो कि है ये डर्मस को छोड़कर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा और ये एक खास किस्म के सेल्स है जिसको केराटिनोसाइट सेल्स कहते हैं, इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, इसमें एक्युमुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आगे स्लाइड की तरफ जाते हैं।
पैथोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल मिलेनाइजेशन। अब मिलेनाइजेशन से, मिलेनिन की फॉर्मेशन से या मिलेनिन की एक्युमुलेशन से पैथोलॉजिकल कौन से कंडीशन से जो डिवेल्प हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कौन से कंडीशंस डिवेल्प हो सकते हैं, ठीक है। सो पहला है एल्बिनिज्म, ठीक है ना, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म किसे कहते हैं? एल्बिनिज्म क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ लैक ऑफ मेलानिन, मेलानिन की कमी या मेलानिन की एब्सेंस को, एंड द एंटायर स्किन, एंटायर का मतलब है पूरे स्किन में, मुकम्मल स्किन में। सो मुकम्मल स्किन में मेलानिन की कमी को या मेलानिन की एब्सेंस को जो के क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं। तो इस तरह का जो बंदा होता है ना, वो बहुत वाइट होता है, बिल्कुल सफेद होता है, एल्बिनिज्म, इसलिए इसको एल्बिनिज्म कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल व्हाइट कलर होता है। कास्ड बाय लैक ऑफ टायरोसिन। और ये क्यों होता है, एल्बिनिज्म क्यों होता है, क्यों हमारे पूरे स्किन में मेलानिन की कमी होती है या मेलानिन एब्सेंट होता है? ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिन, क्योंकि टायरोसिन नहीं होता है हमारे बॉडी में। असल में अगर आप देखें ना, तो हमने कहा था ना कि टायरोसिन एमिनो एसिड से मेलानिन की फॉर्मेशन होती है। थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ, पीछे लो स्लाइड, आपका जहन क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? मेलानिन एमिनो एसिड से, और इस मेलानिन से फाइनली जो कि ये मेलानोसोम्स या मेलानिन की फॉर्मेशन हुई थी, मेलानोसोम्स इससे बना था। ये बीच में क्या होता कि इससे डोपा बन गया था, फिर डोपा मेलानोसोम्स में कन्वर्ट हो गया था। सो टायरोसिन अगर बॉडी में ना हो, तो अगर ये ना हो हमारी बॉडी में, ठीक है ना, अगर इसकी एब्सेंस हो, ये हमारे बॉडी में ना हो, तो मेलानोसोम्स या मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि बॉडी का, स्किन का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होगा, ठीक है। सो क्या है पहला नंबर? पैथोलॉजिकल में क्या आता है? एल्बिनिज्म आता है। एल्बिनिज्म किसे कहते हैं? डिफिनीशन इसका क्या है कि लैक ऑफ मेलानिन एंड द एंटायर स्किन कॉज्ड बाय लैक ऑफ टायरोसिन। इसकी बड़ा वजह क्या है? टायरोसिन है। टायरोसिन की कमी की वजह से या टायरोसिन की एब्सेंस की वजह से ये चीज होता है। अच्छा, दूसरा पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है? फोकल कंजेनिटल हाइपोमिलेनोसिस। अच्छा, ये क्या चीज है? फोकल कंजेनिटल हाइपोमिलेनोसिस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ लैक ऑफ मेलानिन, अगर मेलानिन की कमी हो या एब्सेंस हो इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी एंटायर, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया था एंटायर स्किन में, पूरे स्किन में, ठीक है ना, फिर उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। यहां पर क्या है? फोकल कंजेनिटल हाइपोमिलेनोसिस में यहां पर लैक ऑफ मेलानिन तो होता है, लेकिन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट्स में होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी कास्ड बाय कंजेनिटल लैक ऑफ मेलानोब्लास्ट, कंजेनिटल लैक ऑफ मेलानोब्लास्ट, यानी बर्थ से, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, उस ह्यूमन में, उस बंदे में मेलानोब्लास्ट सेल्स नहीं है। टायरोसिन है लेकिन मेलानोब्लास्ट सेल नहीं है। अब आपको अगर यहाँ पर याद हो तो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? मेलानिन सेल्स की फॉर्मेशन मेलानोसाइट सेल्स में होता है। मेलानोसाइट सेल्स किस चीज से बनता है? ये मेलानोब्लास्ट सेल से बनता है। तो अगर मेलानोब्लास्ट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, तो फिर इससे फर्दर मेलानोसाइट्स नहीं बनेगा, और फिर मेलानोसाइट्स में मेलानिन की फॉर्मेशन होती है तो मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये इस एल्बिनिज्म से दो तरह से ये डिफरेंट है। एक ये कि एल्बिनिज्म जो कि ये एंटायर स्किन में होता है, पूरे स्किन में होता है, ठीक है ना, जबकि इसमें क्या होता है कि ये बॉडी के कुछ पार्ट्स में होता है। अब इसमें क्या था एल्बिनिज्म में? इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिन, ये टायरोसिन की कमी की वजह से था। लेकिन ये क्यों होता है फोकल कंजेनिटल हाइपोमेलानोसिस? ये मेलानोब्लास्ट सेल्स की कमी की वजह से या एब्सेंस की वजह से होता है, और ये कंजेनिटल है, यानी फ्रॉम बर्थ, कंजेनिटल डिजीज है, यानी बर्थ से ये मौजूद नहीं है। तो ये मेलानोब्लास्ट सेल्स की एब्सेंस की वजह से होता है, लेकिन पूरी बॉडी में मेलानोब्लास्ट सेल एब्सेंट नहीं होंगे। एंड द अफेक्टेड एरिया, आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लोग होते हैं ना कि जिसका स्किन कलर एक कुछ पार्ट में व्हाइट होता है, कुछ ब्राउन बन जाता है, कुछ ब्लैक बन जाता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, इट दिस इज कॉल्ड फोकल कंजेनिटल हाइपोमेलानोसिस, इसको कहते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका डायग्राम, जरूरी तो ये था कि इसका डायग्राम मैं कहीं से लाता और आपको यहाँ पर पेश करता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक पिक्चर जो कि
फिर मैं आपको शो करूंगा। सो दो किस्म के पैथोलॉजिकल कंडीशन जो मेलानिन या मेलानाइजेशन से रिलेटेड है हमने पढ़े, एक एल्बिनिज्म और दूसरा फोकल कंजेनिटल हाइपोमेलानोसिस, ठीक है ना। और दोनों में क्या फर्क है कि एल्बिनिज्म में पूरे एंटायर स्किन में जो के है हमारे साथ मेलानिन की फॉर्मेशन नहीं होती है और इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टायरोसिन, ठीक है ना। जबकि दूसरे में कुछ पार्ट्स, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स में ये होता है एंड इट इज ड्यू टू लैक ऑफ मेलानोब्लास्ट सेल्स, इसमें मेलानोब्लास्ट सेल्स नहीं होते जो अफेक्टेड एरिया में हो। अच्छा, तीसरा जो कि क्रोनिक डर्मेटाइटिस, इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन काज्ड बाय लैक ऑफ मेलानिन एंड द केराटिनोसाइट्स। इसमें क्या होता है कि जो केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं, अब मेलानिन है, मेलानोसाइट सेल्स भी मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन मेलानिन केराटिनोसाइट सेल्स की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। यानी केराटिनोसाइट सेल्स में जब मेलानिन की डिफिशिएंसी या मेलानिन का एब्सेंस आता है तो इस वजह से स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि ये हमारे स्किन को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, ठीक है ना, एपिडर्मिस को। तो जब मेलानिन केराटिनोसाइट या एपिडर्मिस में नहीं होता है तो इस वजह से स्किन की इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी और इसको कहते हैं क्रोनिक डर्मेटाइटिस, इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये तीन किस्म के पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जो मेलानिन से रिलेटेड है, ठीक है। सो आज के लिए ये काफ़ी था पिगमेंटेशन, जो आज हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।